हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस। आर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट में मैग्नीज एलिमेंट को डिस्कशन किया था। मैग्नीज एलिमेंट का डिस्कशन किया था, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, बाइनरी कंपाउंड वगैरह देखे थे। और आज हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं अब फेरस या आयरन एलिमेंट। फेरस या आयरन एलिमेंट जो आपका 26 नंबर में या 6वें नंबर में जो होता है 3D एलिमेंट में, वो देखने वाले हैं। तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। आयरन मतलब होता है लोहा, लोहा होता है आयरन। आयरन के इंट्रोडक्शन देखने के लिए देखते हैं, इसको एफ ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं संकेत साइन एफ ई से इसको डिटेल्ड किया जाता है। इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो इसका साइन मतलब एफ ई से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जो होता है 26 होता है। पीरियोडिक टेबल में हम दाएं से बाएं जाएंगे या बाएं से दाएं जाएंगे तो बीच में जो ब्रिज का कार्य करता है वो 3D एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। उसे हिंदी में संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो हम इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये सारी एलिमेंट्स को डिस्कशन कर लिए थे। और पिछले कक्षा में, इसके जस्ट पिछले कक्षा में मैंने मैग्नीज एलिमेंट को डिस्कशन किया था। अब मैग्नीज के बाद देखते हैं आयरन एलिमेंट। 26 नंबर में होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल में 1 to 18 जो आपके ग्रुप्स होते हैं उसमें ये 8 ग्रुप में पाया जाता है। 8वें नंबर के ग्रुप में पाया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 और आवर्त पीरियड में ये 7वें पीरियड में पाया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d6 4s2 होता है। 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाह्यतम कोश में आपका ये 3d6 4s2 होता है। 3d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन। और ये आयरन आपके जंतुओं, जीव जंतुओं में और प्लांट्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये मिट्टी वगैरह में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। RBCS में आयरन पाया जाता है और इसी की कमी की वजह से हमको एनीमिया का बीमारी भी होता है, जो डिजीज़ एनीमिया कहलाता है। तो इतने सारे इसके फ़ायदे, इसके यूजेस हैं। और आगे इसका देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख अयस्क। इसका प्रमुख अयस्क क्या क्या है ये देखते हैं। तो पहला इसका है हेमेटाइट। हेमेटाइट आयरन का पहला अयस्क है जिसको Fe2O3 से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट Fe3O4। लिमोनाइट, लिमोनाइट को FeOOH से प्रदर्शित करते हैं। और सीडेराइट, सीडेराइट का है FeCO3। आयरन पायराइड FeS2। ये है इसका प्रमुख अयस्क और इसका केमिकल फार्मूला। इसको लिखने से ही आपको नंबर मिलेगा, केमिकल फार्मूला नहीं लिखेंगे तो नंबर इसमें नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इसका यूजेस देख लेते हैं कि आयरन का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका यूजेस क्या क्या होता है। आयरन का यूजेस में पहले देखते हैं, ये सर्वाधिक यूज़ करने वाला मेटल है। आयरन मेटल जो लोहा मेटल है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेटल कहलाता है। इसको बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा देखते हैं, आयरन से स्टील बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील वगैरह बनाने के लिए आयरन का यूज़ होता है। तीसरा, पौधों तथा जंतुओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। मतलब पौधों और जंतुओं के शरीर में भी आयरन का इम्पोर्टेंस होता है। आयरन की ही वजह से जंतुओं में ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो बनता है वो आयरन की वजह से बनता है। तो ये इतने सारे इसके यूजेस हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, छोटे क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब आयरन का फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कि आयरन में भौतिक गुण क्या क्या होता है इसका। तो पहला देखते हैं, आयरन एक चमकदार मेटल है। तो 3D जो एलिमेंट है उसमें इतने सारे एलिमेंट है, वो मेटल है। तो एक मेटल चमकदार मेटल धातु ही होते हैं। तो एक आयरन चमकदार मेटल है। आयरन में प्रबल चुंबकीय गुण पाया जाता है जिसे लौह चुंबक तो कहा जाता है, फेरोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। आयरन में प्रबल चुंबकीय गुण पाया जाता है। जब मैग्नेट में हम आयरन को मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी को कहा जाता है प्रबल चुंबकीय गुण। मतलब वो अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और चुंबक में चिपक जाता है।
लौह चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। तीसरा इसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो मेटल होते हैं और मेटल को गलाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। चौथा देखते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। आयरन को उबालने के लिए या बॉईल करने के लिए 2750 डिग्री सेल्सियस तापमान का ज़रूरत होता है। इतना टेम्परेचर पर ये मेल्टिंग होता है और इतने टेम्परेचर पर ये बॉइलिंग होता है। जितना मेटल को आप गलाने के लिए टेम्परेचर लगता है जैसे उसके डबल से थोड़ा कम बॉईल करने के लिए लगता है। तो ये इसका फिज़िकल प्रॉपर्टी है। इसका केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आयरन का केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण, वायु से क्रिया करके, पहला वायु से क्रिया करने के बाद या हवा से क्रिया करने के बाद आयरन को वायु तथा नमी में घुला छोड़ने पर यह तीव्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे जंग या रस्ट लगना कहते हैं। अगर आप लोहे को बाहर में यूं है ऐसी नमी में छोड़ देंगे तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक परत जम जाता है जिसको हम जंग बोलते हैं। इंग्लिश में उसको रस्ट कहा जाता है। वही आपका ऑक्सीकृत होता है, मतलब वही आपका वायु से क्रिया करके ऑक्सीकृत होके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। जिस जंग का सूत्र है आपका 2Fe2O3.3H2। ये आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है आयरन के ऊपर में एक परत जम जाता है जिसे कहा जाता है। दूसरा, जल से क्रिया करने पर अगर इसको वाटर से क्रिया कराया जाए तो 3Fe+4H2 मतलब 3 आयरन के मॉलिक्यूल और 4H2 मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल से अगर इसको मिलाकर क्रिया कराया जाए तो Fe3O4+4H2 बनता है। यहाँ से 3Fe इधर आ जाएगा और यहाँ से 4 ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आ जाएंगे और इसके बाद 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है बाहर हो जाएंगे। 8 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे। जब 3 आयरन के मॉलिक्यूल इधर आ जाएंगे और 4 ऑक्सीजन यहाँ पास आके इसके साथ फेरिक ऑक्साइड बना लेता है और प्लस 8 हाइड्रोजन मतलब 4 × 2 मतलब 8 हाइड्रोजन जो आपके बाहर निकल जाते हैं। तीसरा, अम्लों या एसिड से क्रिया कराने पर Fe+2HCl मतलब आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया कराने पर FeCl2+H2O बनता है। यहाँ से आयरन जो है आपका यहाँ आयरन आ जाएगा और यहाँ 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएंगे और यहाँ 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आप इसको लिख के याद करेंगे तो आपको हो जाएगा। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये कोई हार्ड नहीं है, ये बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी। और आयरन का तो सबसे ज़्यादा ईजी है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो पहला देखते हैं, आयरन द्वारा 0 + 2 + 3 + 4 + 5 एवं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित की जाती है। मतलब आयरन में 0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित की जाती है। आप यहाँ पर गौर करेंगे कि जब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में आए तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जा रहा था और मैग्नीज में +7 तक गया, उसके बाद इधर ये घटते जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पास आप वही चीज़ देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 3D एलिमेंट में फिर बढ़ता है, फिर उसके बाद घटना क्यों शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने स्कैंडियम में देखा था, उसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक ये बढ़ता गया और मैग्नीज में सबसे ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहा +7। उसके बाद फेरस में +6 तक आके रुक गया। उसके बाद आप आगे देखते जाएंगे कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक में तो ये घटते जाएगा। ऐसा क्यों होता है? और ये अचानक से इधर बढ़ते जाता है, फिर यहाँ तक आके रुक के फिर इधर घटते जाता है। ऐसा क्यों होता है आगे हम देखते हैं। तो जब वही देखा हमने कि आयरन द्वारा आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर जो है कितना +6 तक हाई लेवल में जाता है, उसके बाद वो आगे +7 में नहीं जाता। +7 मतलब सबसे हाई लेवल का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैग्नीज प्रदर्शित की जाती है। आगे देखते हैं इसका 3D6 4S2 इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और बाह्यतम कोश में इसका ये 3D6 में आपका 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं D ऑर्बिटल में 5 कोश होते हैं, तो 5 कोश में आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है आपके सभी 5 कोश में आ गए हैं और ये 6वां इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है। तब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें फिर अकेले इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 4S2 में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
तो अब उस मिथ को देखते हैं हम कि क्या है, किस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी इधर 3D एलिमेंट में घटते जाएगा। जैसे जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट में आगे बढ़ते जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कम होते जाती है, क्योंकि 3D ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम होती जाती है। पिछले एलिमेंट में हमने देखा कि इन सभी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन थे वो अयुग्मित थे, अकेले अकेले एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक कोष में थे। लेकिन अब जैसे जैसे हम इसके 26 नंबर से आगे बढ़ते जाएंगे तो सब में एक इलेक्ट्रॉन जो है युग्म या बॉन्ड होते जाएगा, बॉन्ड बनाते जाएगा। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है कम होते जाएंगी, तो इसके बॉन्ड बनाने के लिए कोई चांस ही नहीं रहेगा किसी से, तो वो धीरे धीरे कम होते जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब तक ये अकेले रहते हैं तब तक इनको बॉन्ड बनाने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत होता है, तो इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन इसके बाद जब ये युग्मित इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा, बस और कुछ नहीं है, यही बात है। इसी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जाता है, घटते जाता है। यही कारण है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ज़्यादा रहता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते जाते हैं तो कम। तो आगे देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन की +2 अवस्था को फेरस तथा +3 अवस्था को फेरिक कहते हैं। आयरन की +2 अवस्था जो होती है उसको फेरस कहा जाता है, और तथा +3 अवस्था जो होता है उसको फेरिक कहा जाता है। आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सर्वाधिक स्थायी होती है, इसका जलीय विलयन में भी अस्तित्व होता है। आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसका जलीय विलयन में भी अस्तित्व पाया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, आयरन की 0 ऑक्सीकरण अवस्था कार्बोनिल में पाया जाता है। कार्बोनिल जो होता है, आयरन की 0 ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वो कार्बोनिल में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए आपको पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि आयरन की 0 ऑक्सीकरण अवस्था किस में होता है। अगर कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि कार्बोनिल में ही आयरन का 0 ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, आयरन के द्विअंगी कंपाउंड। आयरन के द्विअंगी कंपाउंड या बाइनरी कंपाउंड क्या होता है और कितने हैं। तो बाइनरी कंपाउंड मतलब कई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलकर जो यौगिक बनाता है उसे बाइनरी कंपाउंड कहा जाता है। आयरन का बाइनरी कंपाउंड पहला आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड आयरन से मिलकर आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये F2O3 है। उसके बाद आयरन सल्फाइड, आयरन और सल्फर मिलकर आयरन सल्फाइड बनाता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है FeS। तीसरा आयरन कार्बाइड, आयरन कार्बाइड जो है आयरन और कार्बन से यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, अब देखते हैं। आयरन कार्बाइड जो है आयरन और कार्बन से मिलकर आयरन कार्बाइड बनाता है। तो ये 3 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाइनरी कंपाउंड है जो आयरन बनाता है। अब इसको आगे हम डिटेल में देखते हैं कि क्या बनाता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड, पहला फेरस ऑक्साइड FeO इसका फार्मूला है फेरस ऑक्साइड का। FeC2O4 को गर्म करने पर FeO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो फेरस ऑक्सीलेट को गर्म करने पर फेरस ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह एक काला चूर्ण होता है, यह एक काले रंग का चूर्ण होता है। दूसरा है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, यहाँ पास था FeO, उसके बाद यहाँ देख लेते हैं Fe2O3, यहाँ पास कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बढ़ गया, यहाँ पास फेरस के मॉलिक्यूल बढ़ गया आयरन के। तो इसका फार्मूला देखते हैं 2FeSO4, मतलब फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह लाल रंग का चूर्ण होता है। ये जो आपका फेरस ऑक्साइड को गर्म करने पर जो फेरिक ऑक्साइड बनता है वो काले रंग का चूर्ण होता है, और फेरस ऑक्साइड जो है यह लाल रंग का चूर्ण होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि काले रंग का चूर्ण कौन सा होता है या फेरस ऑक्साइड कौन से रंग का चूर्ण बनाता है। ये प्रैक्टिकल में ज़्यादातर पूछा जाता है, और प्रैक्टिकल में इसमें नंबर भी रहता है, वाइवा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। तीसरा देखते हैं फेरेसोफेरिक ऑक्साइड। फेरेसोफेरिक ऑक्साइड जो है Fe3O4, यहाँ पास आयरन का एक और मॉलिक्यूल बढ़ गया और यहाँ पास ऑक्सीजन का एक और मॉलिक्यूल बढ़ गया, तो यहाँ पास O4 हो गया, यहाँ पास Fe3 हो गया।
3Fe+4H2 आयरन पर भाप प्रवाहित किया जाता है। जब लोहे पर भाप प्रवाहित किया जाता है यहाँ पास, तो वो बनता है फेरिक ऑक्साइड। तो Fe3O4+4H2 बाहर। जब आयरन के ऊपर भाप प्रवाहित किया जाता है तो ये प्रोडक्ट बनने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाते हैं। प्रकृति में यह मैग्नेटाइट के रूप में पाया जाता है। इसी अभिक्रिया को मैग्नेटाइट के रूप में भी पाया जाता है। ये है आयरन के ऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड देखने के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो Fe2+ अस्थाई है जबकि Fe3+ स्थाई है, ऐसा क्यों करके पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में Fe2+ मतलब इसमें Fe2+ है, इसमें 2 मॉलिक्यूल Fe2+ फेरस 2+ ऑक्साइड रेशन नंबर जो है इसमें दो एटॉमिक नंबर में नंबर हट जाएंगे, तब ये 24 हो जाएगा। 24 अस्थाई मतलब Fe3+ अस्थाई होता है, Fe2+ अस्थाई होता है। इसमें देखते हैं डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो होता है अस्थाई होता है क्योंकि इसमें बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर जो है आपका बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर देख लेते हैं Fe3+ का। इसमें और एक मॉलिक्यूल जो घट जाएगा नंबर, तो इसमें 1 2 3 4 5 इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे जो स्थाई हुआ, क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो Fe2+ आयन का विन्यास 3d6 होता है तथा ये 3d6 है, तथा Fe3+ आयन का विन्यास 3d5 होता है। अतः 3d ऑर्बिटल अर्धपूरित होकर स्थायी हो जाता है। तो 3d5 ऑर्बिटल जो है अर्धपूरित होकर स्थायी हो जाता है। आयरन के संकुल या आयरन के कॉम्प्लेक्सेस, आयरन+2 के संकुल या कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से है देख लेते हैं और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। निम्न चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल। पहला FeCN6 4- पहला इसका है। दूसरा FeCN5NO5 4-। उच्च चक्रण संकुल का देख लेते हैं। पहला FeS2O6 2+। दूसरा देख लेते हैं FeNH3 2+। ये है आयरन 2+ के कॉम्प्लेक्सेस या संकुल। उसके बाद देखते हैं आगे। Fe2+ आयन कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। Fe2+ आयन कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हीमोग्लोबिन होता है जो मनुष्य में पाया जाता है। अधिकांश कॉम्प्लेक्स की उप सहसंयोजन संख्या 4 और 6 होती है। अधिकांश की आकृति अष्टफलकीय होती है। सबसे महत्वपूर्ण Fe2+ आयन होता है जिसमें अधिकांश कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स उप सहसंयोजक संख्या 4 होती है या 6 होती है, 4 या 6 पाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, वो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है और इसी के कमी से हमको एनीमिया डिजीज़ होने का परेशानी हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है। अधिकांश की आकृति अष्टफल की होती है। इसका हम कॉम्प्लेक्स देखें तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हमको ये अष्टफल की रूप में ही प्राप्त होता है। तो ये रहेगा आयरन का कुछ इंट्रोडक्शन, प्रमुख अयस्क और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस और बाइनरी कॉम्प्लेक्सेस एंड कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, और कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अगर आपको ये नोट्स पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये पढ़ने को मिल जाए। और इस नोट्स को आप कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मैं नोट्स भी दे सकती हूँ आपको। मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, आप कमेंट करिएगा इसके बाद कौन से टॉपिक में वीडियो बनाया जाए, उस हिसाब से हम फिर वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये नोट्स इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि आपको इसको अगर कॉपी कर लिए या पढ़ लिए तो आपको दोबारा गाइड खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गाइड देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। Thank you watching for my channel.